Hello students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics। आज के लेक्चर में हम स्टेप नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। Basically, in the last lecture, we discussed about geometry, shape and hybridization of steric number 2, 3 and 4। अगर हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर 2 की, तो हमारे पास एक केस होता है जो कि है जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल टू 0 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू 2 होते हैं। इस केस में हमने ये देखा कि जो ज्योमेट्री और शेप होती है वो लीनियर ही होती है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिड होता है। देन फिर आते हैं हम स्टेरिक नंबर 3 पर। स्टेरिक नंबर 3 में हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो 0 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है इन द फर्स्ट केस। फिर अगर हम इसकी ज्योमेट्री और शेप की बात करते हैं, वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। स्टेज नंबर 3 का नेक्स्ट केस है जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं। इस केस में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और जो शेप होती है वो बेंड शेप होती है। इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। देन जो स्टेज नंबर 4 है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसमें हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो 0 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 हैं। इस केस में ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और सेकंड केस जो आता है स्टेक नंबर 4 का, उसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो 1 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3 हैं। ज्योमेट्री और शेप इस केस में अगर हम देखते हैं तो अलग होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और जो शेप है वो पिरामिडल होती है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 ही होती है। देन अगर हम स्टेक नंबर 4 के थर्ड केस की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 2 ही होते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है और शेप बेंट होती है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। स्टेरिक नंबर 5 डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एस फाइल्स एंड नॉन फाइल्स। एस फाइल्स जो होते हैं वो स्पीशीज जिनको एस कैरेक्टर पसंद है, जैसे कि लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड पेयर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ऐसे ही एस नॉन फाइल्स क्या होते हैं, वो स्पीशीज जिनको एस कैरेक्टर पसंद नहीं है, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक एफ, CH3। तो ये है हमारे एस फाइल्स एंड एस नॉन फाइल्स। अब नेक्स्ट है कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज क्या होती हैं। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं जिनकी आइडेंटिकल शेप होती है। लिसन केयरफुली, वो स्पीशीज जिनकी आइडेंटिकल शेप होती है, नॉट ज्योमेट्री, शेप जिनकी आइडेंटिकल होती है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला है CH4, देन है हमारे पास H2O, देन SnCl2, देन MnO4 नेगेटिव। इसमें अगर हम शेप देखें तो जो CH4 और MnO4 नेगेटिव है उनकी शेप टेट्राहेड्रल है और जो H2O और SnCl2 है उनकी शेप V शेप है। तो नाउ वी कैन से दैट CH4 and MnO4 negative have identical shape, therefore they are isostructural to each other, and H2O and SnCl2 have V shape which are same, so they are isostructural to each other। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इंक्लूजन या एक्सक्लूजन से आप समझ सकते हैं कि कब हमें डी ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में इंक्लूड करना है और कब हमें डी ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग से एक्सक्लूड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। डी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में दो रीजंस की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि डी ऑर्बिटल्स का साइज ज्यादा होता है क्योंकि उनकी डिफ्यूज्ड शेप होती है, और जो लार्ज एनर्जी गैप होता है डी ऑर्बिटल्स का विद np एंड ns ऑर्बिटल्स, इन दो रीजंस की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन
वो बॉन्डिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहली, अगर हम एनर्जी गैप को रिड्यूस कर दें या हम उसका जो साइज है वो रिड्यूस कर दें डी ऑर्बिटल का। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज चार्ज कॉन्ट्रैक्शन मेथड। अब ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं ए एंड बी। अब जो ए है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो बी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके पास ए के पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से उसकी साइज रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से उसकी शेप अब उतनी डिफ्यूज नहीं होगी और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अब कर सकता है। तो इससे अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी एटम के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर देते हैं तो जो एटम है उसकी डी ऑर्बिटल का साइज रिड्यूस हो जाता है, फर्दर उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है और हम इस रीजन से उसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी शेप डिफ्यूज होती है, वो आप इस एग्जांपल से, इस पिक्चर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल। अभी तक हमने ये देखा कि हम डी ऑर्बिटल्स को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। फॉर एग्जांपल हमने डी ऑर्बिटल को इंक्लूड किया। अब हमसे ये पूछा जाता है कि डी ऑर्बिटल में से कौन सी डी ऑर्बिटल, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, इनमें से कौन सी डी ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइजेशन में या मिक्सिंग में इंक्लूड करें। तो इसके लिए हमारे पास ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल होता है। अब ये जो ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल है वो हमने पर्टिकुलरली डी ऑर्बिटल में ही क्यों यूज किया, हमने पी ऑर्बिटल्स में क्यों ये नहीं यूज किया? क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है, इसलिए हमें वहां पे कोई एक पर्टिकुलर उन तीनों में से ऑर्बिटल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। देन अब हम देखते हैं कब डी ऑर्बिटल्स को, कौन सी डी ऑर्बिटल्स को हमें इंक्लूड करना है। अगर किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में पी मिक्सिंग होती है तो हम वहां पर एक्सियल डी ऑर्बिटल्स को प्रेफर करते हैं। एक्सियल डी ऑर्बिटल्स वो डी ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि एक्सिस पे लाई करती हैं, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है और जो डी जेड स्क्वायर होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अगर पी मिक्सिंग होगी तो क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी भी शेप कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी भी डबल शेप होती है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इसलिए यहाँ हम एक्सियल डी ऑर्बिटल्स को प्रेफर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले sp3d या sp3d2 में हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर को प्रेफर करते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में हमारी पी मिक्सिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करें, तो हम नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स को प्रेफर करते हैं। अब ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो होती हैं वो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अगर पी मिक्सिंग नहीं होगी तो हम इन ऑर्बिटल्स को प्रेफर करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें वो है D3S, वो इसका एग्जाम्पल होता है। स्टेरिक नंबर 5 डिस्कस करने से पहले हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि जो sp3d है उसमें हमने देखा कि हम एक्सियल डी ऑर्बिटल्स को प्रेफर करते हैं जो कि होती है डी जेड स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर डी जेड स्क्वायर होती है तो हमने ये देखा कि जो हमें ज्योमेट्री मिलेगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जो हमने इस स्ट्रक्चर से शो की हुई है। और अगर हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है
तो वहाँ जो हमें ज्योमेट्री मिलती है वो होती है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, जिसे हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिसकी होती है, उसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि हैं s, px, py, pz एंड dz स्क्वायर। इसमें से अगर हम s, px और py को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलती है ट्राइगोनल शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप जिसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, जिसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम pz और dz स्क्वायर को कंबाइन करते हैं तो वो हाईली सिमेट्रिकल होती है। हाईली सिमेट्रिकल होने की वजह से वो कंबाइन होके क्या बनाती है, लीनियर शेप। तो लीनियर शेप कुछ इस तरीके की हो गई, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं तो हमें मिलता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ऑन सुपर इम्पोजिंग sp2 फॉर्म द इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो pd है वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो s कैरेक्टर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि s कैरेक्टर वहां है। तो इसलिए जो हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो हमेशा प्रेफर क्या करती हैं, s फाइल्स को। और अगर हम बात करें एक्सियल की, तो एक्सियल में हमारे पास s कैरेक्टर की एब्सेंस होती है, क्योंकि वो किससे बना है, pd से। ये वाली जो है ये किससे बनती है, pd से। और pd से बनने की वजह से यहाँ पे s कैरेक्टर नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो एक्सियल पोजीशन है वहां हम प्रेफर करते हैं s नॉन फाइल्स। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक दैट इज स्टेरिक नंबर 5, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। उन केसेस की हम ज्योमेट्री और शेप देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला केस आता है जब हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 5 होते हैं। इस केस में हमारे पास सिंपल वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री होती है और शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है। आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, इस पिक में गिवन है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा दिखता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो एग्जाम्पल गिवन है वो है PF2Cl3। PF2Cl3 में क्योंकि F जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है, और जो Cl है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करता है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की, वो है जब हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 होते हैं। तो जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि लोन पेयर का इफेक्ट ज्योमेट्री पर नहीं पड़ता है। लेकिन जो शेप होती है वो सीसॉ या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप होती है। जैसे कि हम ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं SF4 का, इसमें एक लोन पेयर है और लोन पेयर हमारा जब होगा तो इसकी रिपल्शन की वजह से हमें सीसॉ शेप मिल जाती है। और भी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं, जैसे कि IF4 पॉजिटिव या XgF4 पॉजिटिव। इन एग्जांपल्स में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और सीसॉ शेप या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप ही होती है। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3 होते हैं। इस केस में जो ज्योमेट्री है वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है, लेकिन जो शेप है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन वो टी शेप बन जाती है। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब वो जो 2 लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन को क्यों प्रेफर करते हैं, वो बात अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी हम इसका रीजन एक और बार देख लेते हैं, क्योंकि जो लोन पेयर्स हैं वो S फाइल्स होते हैं और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पर S कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो S फाइल्स मतलब जो लोन पेयर्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करते हैं। इसके जैसे आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि BRF3 या फिर IF3, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और टी शेप के ही होते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स 3 हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं। इस केस में जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है
और जो शेप है वो लीनियर हो जाती है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अब जो 3 लोन पेयर हैं वो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो एस फाइल्स हैं, तो वो वहां पे जाके लगेंगे जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और एस कैरेक्टर हमारा ज्यादा होता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब नेक्स्ट है हमारी, हमने जब स्टेरिक नंबर 5 शुरू किया था उससे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स हमारे पास दो टाइप की ज्योमेट्रीज मिलती हैं इन स्टेरिक नंबर 5, जो कि होती हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब इनकी कंडीशंस होती हैं कि कब हम मॉलिक्यूल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री वैलिड कराएंगे और कब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री वैलिड होती है। सबसे पहले अगर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो अगर सेंट्रल एटम का साइज स्मॉल होता है और जो साइड एटम है उसका साइज लार्ज होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री वैलिड होती है, जैसे कि PCl5, PBr5, PPH5। इनमें जो सेंट्रल एटम है उसका साइज स्मॉल है और जो साइड एटम है उसका साइज बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ज्योमेट्री वैलिड होगी वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। देन नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर जो सेंट्रल एटम है उसका साइज लार्ज होता है और साइड एटम का साइज स्मॉल होता है तो हमारे पास जो ज्योमेट्री वैलिड होती है वो होती है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। इसके भी हमने एग्जांपल्स देखे जैसे कि SbH5 या SbR5। ये कंडीशंस होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर 5 के कौन से मॉलिक्यूल में हम कौन सी स्टेरिक नंबर 5 की ज्योमेट्री को वैलिड कराते हैं। So this was all for this lecture. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for more such lectures, and please drop your doubts in the comment section below.